हाय फेप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यीलिंग और मास्कमैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि विंग ने सबके सामने यहाँ पे एक प्रपोजल रख दिया था, क्योंकि अब वो फ्री फॉकट में तो कल्टिवेशन वर्ड की हेल्प नहीं करना चाहता था, या फिर ये कहो कि अभी अभी उसने जहाँ पे मतलब जिस इंसान को अपने सामने देखा था उससे देख के अपना माइंड चेंज कर लिया था। यहाँ पे उसने प्रपोज़ल दिया था कि वो लैन वांगजी से शादी करना चाहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्लैन लीडर जिन इस बात को अवॉइड करना चाहते हैं। वो हमेशा की तरह फ्री पॉकेट में ही अपना काम निकलवाना चाहते हैं। इसलिए उसने विंग से बोला कि ये कैसी बात है, हमेशा तो आप ऐसे ही मदद करते हैं ना, और आप भी कहते हैं कि आपको हम सभी की मदद करना अच्छा लगता है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि आप डायरेक्टली ऐसी बात बोल दी जो कि हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे विंग थोड़ा मुस्कुराते हुए इस वॉइस आ रही थी मुस्कुराने की, फेस तो कोई देख ही नहीं सकता है, इसलिए वो थोड़ा मुस्कुराते हुए क्लैंडरिया जीन की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ मैं आज तक आप लोगों की ऐसे ही मदद करते आया हूँ और आगे भी करते रहूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके कल्टिवेशन वर्ल्ड में ऐसे भी लोग हैं जो कि इतने खूबसूरत हैं। जैसे कि मैं पहले ही सुन चुका हूँ हांगवन जुन के बारे में, उनके मतलब कारनामों के बारे में। वो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हैं, बहुत मतलब उसका मुकाबला करना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने कभी उन्हें देखा नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने शायद उन्हें छिपा के रखा था मेरी नज़रों से। लेकिन देखिए ना, आज वो मेरे सामने खुद ब खुद आ गए, इसलिए मैं उन्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों की तभी मदद कर पाऊँगा जब आप लोग लैन वांगजी की शादी मेरे साथ फिक्स करेंगे। यहाँ पे क्लैन लीडर जिन फिर से बात को संभालने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि मैं आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना तो चाहता हूँ, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि मैं भले ही कल्टिवेशन वर्ल्ड का राजा हूँ, लेकिन फिर भी हर क्लैन को अपने डिसीजंस अपने तरीके से लेने की पूरी फ्रीडम है। तो ये मेरे हाथ में नहीं है, ये पूरी तरीके से लैन सेक्ट के हाथों में है कि वो क्या लैन वांगजी की शादी आपसे कराना चाहते हैं या नहीं। इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक बात रही कल्टिवेशन वर्ड को बचाने की, उसके जो बैरियर्स हैं उनको सेट करने की, उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस वर्ड का राजा हूँ। तो यहाँ पे विंग उनके क्लैन लीडर जिनकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या सच में आप लैन सेक्ट के बिहाव पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जिन गुंगशान अपने बियर्ड पे हाथ फिराते हुए बोलता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं सच में इस मैटर में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस मैटर का पूरा पूरा अधिकार लैंस एक्ट को है और आपको उन्हीं से बात करनी होगी। तो यहाँ पे भी मुस्कुराते हुए टर्न करता है अपने फेस को और उसके बाद बोलता है, तो ठीक है, मैं लैंस एक्ट से ही बात कर लेता हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं क्लैन लीडर लैन यानी कि जिहोजुन यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या वो अपने भाई की शादी मुझसे कराना चाहेंगे। तो यहाँ पे जिहोजुन अब दुविधा में पड़ चुके थे, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानते थे कि वो अपने मन मुताबिक कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। वो ना ही हाँ कह सकते हैं और ना ही ना कह सकते हैं। इसलिए उन्होंने भी आंसर करते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप अच्छे से जानते होंगे कि लैंस एक्ट में कभी किसी को किसी तरीके से दबाव पे नहीं रखा गया है। और जैसे कि आप कई बार लैंस एक्ट आ चुके हैं, हाँ मानता हूँ वांगजी उस वक्त वहाँ पे नहीं था, क्योंकि वांगजी को कभी भी किसी भी मीटिंग्स में जाना या फिर लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं आया। वो बस बैटलफील्ड के अलावा और कहीं भी लोगों के बीच में भीड़ भाड़ में नहीं जाता है। विंग अपने मन में ही हंसते हुए ये सोचने लगता है कि क्या सच में ये अपने भाई को इतने अच्छे से जानता है, क्योंकि इसका भाई हर वीकेंड पे कभी ना कभी हफ्ते में एक आध बार तो उसके साथ सैरी टाउन के मार्केट्स में, मेलों में और छोटी मोटी चीज़ों में और हर जगह वो उसको फॉलो करता है। विंग को तो पता है ना कि लैन वांगजी एक्चुअल में क्या चाहता है। तो यहाँ पे विंग मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ लैंस एक्ट के कुछ रूल्स हैं, और रूल्स के अकॉर्डिंग एक ये भी है कि कोई भी इंसान किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने में दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन आप वहाँ के क्लैन लीडर हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे साथ खड़े रहना इतना भी आसान नहीं है। तो यहाँ पे जिहोजुन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए विंग से बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन शायद आप भूल चुके हैं कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, और अगर वांगजी की शादी आपसे हो भी जाती है तो भी उसको वो ओहदा नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑलरेडी
महारानी का ओहदा किसी और को मिल चुका है। तो यहाँ पे विंग थोड़ा सा शांत हो चुका था, क्योंकि उसे याद आता है कि उसकी और वैनकिंग की शादी किस परिस्थितियों में हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने ये बात हर किसी से छिपा के रखी थी। हर किसी को पता था कि वैनकिंग और विंग की शादी किस कंडीशन पे हुई थी और अभी उनकी शादी किस मोड़ पे है। मतलब वो दोनों फ्रेंड्स कह सकते हैं उनको, लेकिन वो दोनों कभी भी मतलब एज ए मैरिड कपल रह नहीं पाए। कभी भी उन दोनों के बीच में कोई ऐसा संबंध नहीं था। इवन आज तक की लाइफ में, अपनी शादी की नाइट पे भी उन लोगों ने अपना रूम शेयर नहीं किया था। बेड शेयर करना तो दूर की बात है। तो यहाँ पे विंग इस बात को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ महारानी का ओहदा ऑलरेडी किसी को मिल चुका है, लेकिन आप भी अच्छे से जानते हैं कि मेरी लाइफ में उस शादी के सिर्फ इतने ही मायने हैं कि दुनिया के सामने वो मेरी बीवी है। लेकिन आप भी अच्छे से जानते हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपने लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहा हूँ जिसे मैं अपना कह सकूँ, जहाँ पे वैनकिंग और मैं दोनों ही एक दूसरे से इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं फील कर पाए हैं। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हम फ्यूचर में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों के बीच में वो फीलिंग्स कभी आई ही नहीं और ना ही कभी आने वाली है। तो मैं लैन वांग जी को अगर शादी करके इस वर्ड से उस वर्ड में लेके भी जाता हूँ ना, तो भी मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि वांग जी पूरी तरीके से सम्मानित व्यक्ति के रूप में ही वहाँ पे रहेगा। जैसे एक महारानी को रहना चाहिए, एक राजा की पत्नी को रहना चाहिए या पार्टनर को रहना चाहिए, वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि वो जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे वो वैसे कर सकता है। लेकिन मुझे उससे शादी करनी है, अगर आप लोगों को कल्टिवेशन वर्ड को बचाना है तो। ऐसा कहते हुए वो जेओजिन की तरफ देखते हुए बोलता है, आगे आप लोग निर्णय ले लीजिए, मेरा टाइम हो रहा है तो मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि कल सुबह सुबह मुझे अपने वर्ड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हैं, तो मैं नाइट के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकता। ऐसा कहते हुए वो अपनी साइड वाली सीट की तरफ देखते हुए बोलता है, तो क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे या फिर आप यहाँ पे रुकना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्लैन लीडर जिन थोड़ा सा घबराते हुए विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मुझे लगता है कि मैजिक वर्ल्ड के किंग भी आपके साथ ही आना चाहेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे रुका तो पता नहीं क्या कर लेगा, और विंग के अलावा उसको कंट्रोल कर पाना किसी की बस की बात नहीं है। हालांकि वांगची कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वांगची कर ही लेगा। और वैसे भी वो अभी अभी इतने बड़े शौक में है कि वो कितनी अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर पाएगा उसे खुद भी नहीं पता। इसलिए क्लैन लीडर जिन ने विंग से तो मैजिक वर्ल्ड के किंग को यहाँ से ले जाने के लिए बोल दिया था। और यहाँ पे मैजिक वर्ल्ड का किंग हंसते हुए बोलता है, वैसे भी मैं भी यहाँ ज़्यादा नहीं रहना चाहता, मुझे भी आप ही के साथ चलना है। ऐसा कहते हुए वो भी उसके साथ उड़ जाता है। विंग और मैजिक वर्ल्ड का किंग दोनों ही एक साथ बो डाउन करते हैं, उन सभी को सल्यूट करते हैं और यहाँ से जाने की अनुमति लेते हैं। सभी लोग उन्हें महल के बाहर तक छोड़ने के लिए आए थे, और साथ ही साथ अब सैनिक भी जा चुके थे उस मतलब जो सीमा होती है ना वहाँ तक छोड़ने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो अकेले ही जाएंगे। यहाँ पे लैन सेक्ट के लोग भी अभी ही अपने सेक्ट लौटने की बात कर रहे थे, क्योंकि लैन सिचेन ने लैन वांग जी का हाल जान लिया था और फिलहाल के लिए वो उस हालत में तो नहीं था कि वो जिस वजह से यहाँ पे आया था उस वजह को बता सके। इसलिए क्लैन लीडर लैन ने भी यहाँ पे क्लैन लीडर जिन और बाकी सभी सेक्ट के मेंबर्स से या फिर लीडर्स से अनुमति ले ली थी कि वो भी अभी तुरंत ही निकलेंगे, क्योंकि उन्हें भी अपने सेक्ट में जाके बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं। इसलिए उनको भी यहीं से विदा कर देने के बाद सभी लोग अपने अपने जगह पे जा चुके थे। बाकी लोग तो वहीं पे थे। लैन सेक्ट उन्हें पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे लगे थे और यहाँ पे ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुका था। तो फिलहाल के लिए लैन सिचेन ने लैन वांग जी को आराम करने के लिए बोल दिया था और उसे बोला था कि कल सुबह होते ही वो इस बात में डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम पूरी रात भर इस बारे में सोच सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। कोई भी तुम पे कोई दबाव नहीं डालेगा, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारा एक डिसीज़न कल्टिवेशन वर्ल्ड को बचा भी सकता है और उसे डुबा भी सकता है, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो अगर मैजिक वर्ड के लिए रास्ता साफ हो गया तो वो इस सेक्ट इस वर्ड में आके क्या कुछ कर सकते हैं। हम लोग को शायद ज़्यादा समस्या ना हो क्योंकि हम कल्टिवेटर्स हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा
उनका शिकार आम जनता ही बनती है और तुम अच्छे से जानते हो कि उन लोगों को बचाना हमारा ही काम है। ऐसा कहते हुए जेओजुन लैन वांगजी को उसके कमरे तक छोड़ आता है और खुद अपने कमरे में आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह का टाइम था, लगभग 9 बजे हुए थे। यहाँ पे लैन वांगजी आज अपनी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहा था, लेक्चर्स के लिए नहीं गया था और ना ही जेओजुन गए हुए थे। वो तीनों ही यानी कि जेओजुन, लैन वांगजी और लैन चिरेन, वो तीनों ही एक रूम के अंदर बैठे हुए थे। यहाँ पे जेओजुन लैन वांगजी से पूछते हैं कि तुमने कल रात भर में क्या इस बारे में सोचा, तो लैन वांगजी अपने सर को हाँ में हिलाता है। तो यहाँ पे जेओजुन क्वेश्चन करते हुए बोलता है, तो बताओ तुमने क्या डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे लैन चिरेन आंसर करते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिसीजन लेने की बात है या फिर सोचने की बात है। ऑफकोर्स इतना अच्छा प्रपोजल हमें दोबारा नहीं मिल सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हीलिंग पैट्रियार्क के लिए हर कोई ट्राई कर रहा है। उसने आज तक इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वरना अगर ऐसा उसने पहले किया होता तो हर सेक्ट का मेंबर उसके पास जाने को तैयार रहता, लेकिन उसने खुद से हमारे सेक्ट को चूज़ किया है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये ऑनर की बात है। तो यहाँ पे लैन वांगजी उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए बोलता है, माफ़ कीजिएगा ब्रदर, अंकल, लेकिन मैं हीलिंग पैट्रियार्क से शादी नहीं करना चाहता। लैन चिरेन थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्यों क्यों नहीं करनी है तुम्हें शादी। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल क्या आप भूल चुके हैं कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग आप में से कोई भी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। तो यहाँ पे जेओजुन आंसर करते हुए बोलता है, हाँ तुम पे कोई दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन तुम्हें हमें कारण देना होगा कि तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि सारा कल्टिवेशन वर्ड, सारा मैजिक वर्ड और खुद डिमॉन वर्ड, हर कोई यही सपना देख रहा है कि काश एक दिन के लिए ही सही वो वीइंग का यानी कि हीलिंग पैट्रियार्क का कोई स्पेशल पर्सन बन सके, लेकिन वो तुम्हें सारी उम्र के लिए स्पेशल बनाना चाहता है। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैं जानता हूँ हम तुम पे दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन तुम्हें हमें कारण बताना होगा। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है कि मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो किस बात के लिए इतना घमंडी हो रहा है। मैं मानता हूँ वो हमारी मदद करते आया है, लेकिन उसके वर्ड का क्या आप उनके वर्ड में गए हैं, जिसका नाम ही डिमॉन वर्ड है। वो वर्ड किस तरीके से अच्छा हो सकता है, मैं कैसे वहाँ पे जा सकता हूँ, कैसे उस जगह पे रह सकता हूँ जहाँ पे सारे के सारे राक्षस वास करते हैं। तो यहाँ पे लैन चिरेन बोलता है, वांगजी थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि भले ही उस वर्ड का नाम डिमॉन वर्ड हो, लेकिन वहाँ पे कोई डिमॉन नहीं रहते हैं। और वीइंग भले ही उसका नाम हीलिंग पैट्रियार्क हो, डिमॉनिंग कल्टिवेटर हो, द ग्रेट मास्टर ऑफ डिमॉनिंग कल्टिवेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आज तक की लाइफ में हमने कहीं से कहीं तक ये नहीं सुना कि उसने कुछ गलत किया है, किसी के साथ कुछ गलत किया है, किसी के साथ कोई अन्याय किया है, या फिर उसके आसपास रहने वाले लोग तकलीफ़ में रहते हैं। तो यहाँ पे लैन वांगजी उनको रिप्लाई करते हुए बोलता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी खुद की पत्नी तकलीफ़ में है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब वो ऑलरेडी मैरिड है तो फिर से शादी करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे जेओजुन लैन वांगजी को बताता है, शायद तुम भूल चुके हो, लेकिन लास्ट नाइट ही तुमने ये सुना था कि वो शादी को नहीं मानता है। हाँ, सारी दुनिया के लिए वैन किंग उसकी महारानी हो, लेकिन उन दोनों के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो ऑलरेडी मैरिड है, जबकि उस शादी के लिए उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता था ही नहीं। वो दोनों ही इस शादी को सिर्फ नामात्र निभा रहे हैं। यहाँ पे लैन वांगजी आंसर करता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये शादी उन लोगों के लिए सिर्फ नामात्र है, लेकिन फिर भी अगर वो इतना ही अच्छा होता तो इस शादी को निभाने की कोशिश करता, जिसकी जिम्मेदारी वो बहुत साल पहले ले चुका है उसको आगे कंटिन्यू करता, इस तरह दूसरों पे नज़र नहीं डालता। तो यहाँ पे लैन चिरेन अपने नेफ्यू यानी कि वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, वांगजी मुझे नहीं लगता ये कोई वैलिड रीज़न है, अगर कोई वैलिड रीज़न है तो उसे बताओ और इस शादी के लिए ना कहो, वरना तुम्हें ये शादी करनी होगी, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, पूरा कल्टीवेशन वर्ड दाव पे लगा हुआ है। मानता हूँ आज मैं खुद के रूल्स को ब्रेक करने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ रूल्स टूट जाए सभी लोगों की जान बचाने के लिए तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, और तुम्हें भी ये करना होगा। तुम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। क्या तुम्हारे पास कोई और कारण है। तो यहाँ पे वांगजी बोलता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है वो किस तरीके से आपको सही लगता है। वो एक काला जादू इस्तेमाल करता है, उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है, जबकि सभी लोग कहते हैं कि वो एक तिहाई भद्दा इंसान दिखता है। आप लोग मेरी शादी उससे कराना चाहते हैं।
क्या आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसा कोई डिज़र्व करता हूँ? तो यहाँ पे लैन वांग जी को आंसर करते हुए जेओजुन बोलता है, क्या तुमने सिर्फ रूमर्स पे विश्वास किया है, जबकि उसकी खुद की पत्नी महारानी किंग के अलावा उसे किसी ने नहीं देखा है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग यह हर किसी को पता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्या तुमने उसे खुद से देखा है? और अगर वो बदसूरत है भी तो भी हम किसी के फेस की वजह से उसे जज नहीं कर सकते। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से कोई नॉर्मल इंसान मारा गया हो या फिर निर्दोष को सज़ा मिली हो। उसके राज में होने के बाद हर कोई खुश है। डिमोनिक कल्टिवेशन में ऐसा कोई नहीं है जिसने आज तक विंग के खिलाफ कोई भी एक शब्द बोला हो। हर कोई उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, बस वो मास्क में रहता है, इसलिए सभी को लगता है कि शायद वो बदसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल में बदसूरत होगा। और अगर है भी तो भी किसी के चेहरे की वजह से किसी को जज करना सही नहीं है। अगर इसके अलावा कोई और रीज़न है तो बताओ, वरना हम तुम्हारी शादी को यीलिंग पैट्रियार्क के साथ एक्सेप्ट करते हैं और बहुत जल्दी ही उन्हें लेटर भी भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे लैन वांग जी घबराते हुए बोलता है कि मैं इस शादी को नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे लैन चिरेन पूछता है कि तुम मुझे एक वैलिड रीज़न दो जिसकी वजह से तुम इस शादी को नहीं करना चाहते। तो फाइनली लैन वांग जी बोल ही देता है कि वो किसी और को पसंद करता है, वो किसी और से शादी करना चाहता है। तो यहाँ पे अब जाके जेओजुन और लैन सिचेन थोड़ा सा शॉक्ड और थोड़ा सा शांत हो चुके थे। वो बहुत कामली लैन वांग जी से पूछते हैं कि वो कौन है। तो यहाँ पे लैन वांग जी उन्हें थोड़ा सा डरते और घबराते हुए बताता है कि वो कोई कल्टिवेटर नहीं है, वो एक नॉर्मल पर्सन है, एक आम इंसान है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। उस यीलिंग पैट्रियार्क से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है। मैं उसे कम से कम 3 सालों से जानता हूँ ब्रदर, और मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करता हूँ। भले ही मेरी शादी उससे हो या ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसके अलावा किसी और से शादी भी नहीं करना चाहता, चाहे वो यीलिंग पैट्रियार्क ही क्यों ना हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ आप उसके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना करें और उन्हें बताएं कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे लैन चिरेन थोड़ा सा शांत होता है और उसके बाद बोलता है, क्या कहा तुमने? वो एक नॉर्मल इंसान है। वांग जी, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो एक नॉर्मल कल्टिवेटर तक नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम उसके साथ लाइफ स्पेंड करो। द ग्रेट कल्टिवेटर ऑफ कल्टिवेशन वर्ल्ड लैन वांग जी, नोर हांग वंजुन, एक नॉर्मल इंसान को पसंद करता है और चाहता है कि उसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करे। किस तरीके के इंसान को चूज़ किया है तुमने खुद के लिए? तो यहाँ पे लैन वांग जी अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल प्लीज़, मैं जानता हूँ वो एक कल्टिवेटर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। वो सच में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे उसके अंकल लैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो ठीक है, मान लिया वो अच्छा है, इवन बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए उसे साबित करना होगा। यीलिंग पैट्रियार्क और तुम्हारे उस नॉर्मल इंसान के बीच में कंपटीशन होगा, और जो जीतेगा वही तुम्हारा पार्टनर होगा। ये हमारा अंतिम निर्णय है। तुम्हें एक्सेप्ट है तो ठीक, नहीं है तो हम ज़बरदस्ती भी तुम्हारी शादी करा सकते हैं, क्योंकि ये कल्टिवेशन वर्ड हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है आज की मीटिंग हमें यहीं पे बंद कर देनी चाहिए। हम अपना डिसीज़न ले चुके हैं, और लैन वांग जी, तुम जितनी जल्दी हो सके अपने उस नॉर्मल इंसान को यहाँ पर बुलाने की कोशिश ज़रूर कर लेना, और हो सके तो उसे कुछ सिखा भी देना। तुम एक ग्रेट कल्टिवेटर हो, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा उसकी कल्टिवेशन को सुधारना। वैसे तुम्हें अभी तक ही कर लेना चाहिए था, 3 साल कम नहीं होते हैं। खैर, तुम एक काम 3 साल में करो या 3 दिन में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम्हारे पास 1 हफ्ता रह चुका है, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो 2 हफ्ते के बाद हमारे कल्टिवेशन वर्ड पे लगे हुए बैरियर्स को रीसेट किया जाना है। अगर तब तक यीलिंग पैट्रियार्क और तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ तो यह बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसलिए अच्छा होगा कि 1 हफ्ते के बाद तुम उसे यहाँ लेके आओगे, और साथ ही साथ उसे कंपटीशन के लिए भी तैयार करोगे। उसका कंपटीशन यीलिंग पैट्रियार्क के साथ है, ये उसको अच्छे से समझा देना। आज के लिए इतना ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।